गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल पाए, प्रॉपर वे में चल पाए, पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस चलवाए गए हैं। इसमें ऑनलाइन तो डायरेक्टली नहीं हम देख सकते, लेकिन ये हो सकता है कि वीडियो आप लोगों को बनाया जाए, कुछ टॉपिक पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को आप लोग घर पे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से जो भी है इसमें जुड़े हुए हैं उनसे। ठीक है, मैं आप लोगों को हाई स्कूल में केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाऊंगा और इस पोर्शन में जो है केमिस्ट्री का कितना पोर्शन हमें पढ़ाना है, कौन सा सिलेबस हाई स्कूल का है, सबसे पहले वो जान लेते हैं और उसके बाद उसमें पढ़ना कैसे है उसको जानने की कोशिश करते हैं। टाइम का सेव होना चाहिए, इसीलिए टाइम बचाना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले टॉपिक लिख लिया ताकि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें जो हाई स्कूल का सिलेबस है, जो बोर्ड पेपर आप लोगों को पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं उसका कितना सा पाठ्यक्रम है, कहाँ कहाँ से आने हैं वो चीज़ जान लेते हैं। केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है इतना जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसी को हमें पढ़ाना है। केमिस्ट्री में मैंने लिख दिया सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो सिलेबस, केमिस्ट्री में मेनली आपको ये 5 चैप्टर स्टडी करने हैं। 5 चैप्टर: रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं इसको इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा, जिन बच्चों को समझ में आया वो कोशिश करेगा और कोशिश करेगा इंग्लिश के वर्ड को समझने की, क्योंकि इसके बाद जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो ज़्यादातर वर्ड्स जो है इसमें जितने भी यहाँ पे हमने लिख रखे सब इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे सबसे पहला लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे मैंने लिख दिया उस टॉपिक को। यहाँ पे पहला आपका चैप्टर केमिस्ट्री का यहाँ से है। ओके, नेक्स्ट अम्ल, क्षारक एवं लवण। दूसरा जो चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का वो अम्ल है, क्षारक एवं लवण। पूरे चैप्टर का नाम है, पार्ट का नाम है, लेसन का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एसिड बेसिस एंड साल्ट। तीसरा जो चैप्टर हमारे पास धातु एवं अधातु है, जिसको इंग्लिश में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। और उसके बाद चौथा आपके पास कार्बन एवं उसके होगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे, यौगिक होंगे, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कार्बन से मिलकर के जो चीज़ बना हुआ है कुछ सिलेक्टेड है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लास्ट आपका चैप्टर है वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का पीरियडिक क्लासिफिकेशंस है, यानी पीरियडिकली कैसे एलिमेंट्स रखा गया पीरियडिक टेबल में, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। ये 5 चैप्टर है जो आपको स्टडी करना है पूरे साल में, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कोर्स हम लोग पढ़े यहाँ से और समझने की कोशिश करें। इसमें जो पहला आपका लेसन है, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैंने लिख दिया है। उसमें जो टॉपिक पढ़ने वो टॉपिक हमारे पास कौन कौन से, पहला रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले है, केमिकल इक्वेशंस सबसे पहले है। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। और जितने प्रकार के आपके सिलेबस में दे रखा है वो ऑलरेडी मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। संयोजन अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन सबसे पहले, देन वियोजन अभिक्रिया जिसे अपघटन के नाम से भी लिखा हुआ है, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। देन आपके पास विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया आपके डिसोसिएशन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और जो अपघटन वर्ड लिखा होता है ये डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि इस पेपर में ऐसे दे रखा है कि वियोजन के ब्रैकेट में अपघटन दे रखा था तो मैंने लिख लिया, क्योंकि अपघटन का मतलब डिकम्पोजिशन होता है और वियोजन का मतलब डिसोसिएशन। इन दोनों टर्म में डिफरेंशिएट है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होता है। जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शंस में होता है, हमेशा आगे की तरफ होता है, यानी कहने का मतलब एक बार रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बन जाता है, यानी अभिकारक से अगर उत्पाद बन जाता है तो फिर से उत्पाद हमारा बनता नहीं है।
ये होता है सिर्फ एक दिशा में रिएक्शन होता है, जिसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हायर क्लास में जब आप जाएंगे तो ये अपघटन और वियोजन जो डिसोसिएशन से दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। जो डिसोसिएशन अभिक्रिया ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में चलता रहता है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे चलता है इसके जानने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है, उत्पाद फिर से क्रिया करके अभिकारक का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन हमारा वियोजन होता है, जिसको डिसोसिएशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। और पर्टिकुलरली इतने को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं। हायर क्लास में इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो तरीके के आपके पास होना चाहिए था, एलिमेंट्री होना चाहिए था और दूसरा आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होना चाहिए था, जो नहीं दिया। लेकिन इसी में हम दोनों एग्जांपल्स को देकर के जान जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारा होता क्या है। नेक्स्ट इज उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दोनों को एक साथ में मिला करके हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। ओके, और इसको जानने की कोशिश करेंगे ये होता क्या है। 9th क्लास में हमारे ख्याल से आप लोगों ने सारे टाइप्स के रिएक्शंस की स्टडी कर रखा हो, सिलेबस में होता है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट में जो तीसरा टॉपिक है इसका संचारण है और चौथा टॉपिक आपका विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता है। ओके, इतने सारे टॉपिक्स हमारे इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस टॉपिक को कैसे स्टडी करते हैं, क्या है, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण से पहले रासायनिक अभिक्रिया एक होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, क्या होता है, उसके बाद इक्वेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले तो इतना अगर हो जाए तो आप लोग नोट करिएगा, इसके बाद जो भी टॉपिक हम लिखेंगे वो हमेशा हम इरेज करते जाएंगे। और इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ड का होगा, लेकिन समझने की कोशिश करेगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे तो अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वर्डों को समझ पाएंगे। ओके, और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा जब हायर क्लास में जाएंगे। तो इसीलिए हिंदी टर्म में बिल्कुल मत जाइएगा कि यहाँ पे कार्बन लिखा है तो मुझे कार्बन ही ऐसे लिखना है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, तत्व जिसे एलिमेंट्स बोला जाता है हम हमेशा ऐसे लिखेंगे और इन सब बातों को भी आप फोकस करेंगे। वर्गीकरण क्लासिफिकेशंस होता है, यौगिक कंपाउंड होता है, अधातु नॉन मेटल होता है, धातु मेटल होता है, इसको अम्ल को एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिस बोलेंगे और इसको साल्ट बोलेंगे। ये चीज अभिक्रिया का मतलब रिएक्शंस होता है, समीकरण का मतलब इक्वेशंस होता है, रासायनिक का मतलब केमिकल होता है। ठीक है, इतनी सी बात अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके जो भी चीज़ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इसका एक नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे, ताकि उस नोट्स को देख करके आप घर पे अपना नोट्स तैयार करें। ठीक है, सेव कर लीजिएगा और उससे देख करके नोट्स बनाइएगा। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए मेहनत करा है, देख लीजिएगा। ओके, इरेज करते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस क्या होना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक इसको हम स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ओके, यानी इसको हिंदी में आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है इसमें वर्डों में लिखने में, आप लोग समझ जाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं, जब हमको शॉर्ट मेथड में इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन है ये क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जानने से पहले सबसे पहले बात तो हमें परिवर्तन समझना चाहिए। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन दो तरीके के हमारे पास होते हैं, दो तरीके के, एक भौतिक परिवर्तन तथा एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें आपके पदार्थों के जो कंपोजिशंस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। पदार्थों के कंपोजिशन में चेंजिंग ना होने का मतलब, अगर जैसे
कोई भी चीज बना हुआ है जिस जिस एलिमेंट से मिलके और जिस रेशियो में मिलके बना हुआ उसका रेशियो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो होता है भौतिक परिवर्तन। कुछ परिवर्तन हम लोग जैसे दिन रात सुबह से लेकर शाम तक डिफरेंट टाइप्स के परिवर्तन देखते हैं, मौसम का चेंज हो जाना, आइस का पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, जल का जलवाष्प में चेंज होना, वाटर वेपर में चेंज हो जाना, दूध से दही का बन जाना, लोहे पे जंग लगते हुए देखना, ये सब एक तरीके का परिवर्तन है। अब इसमें कौन सा परिवर्तन है? घर पे आपने कैंडल जला दिया तो भी एक परिवर्तन हो रहा है, कैंडल धीरे धीरे जल जा रहा है, आपने ये सारी चीज देखा, तो ये सब एक परिवर्तन है। लेकिन ये परिवर्तन किस टाइप का परिवर्तन है, इसको कैटेगराइज कर देना, हमको अलग अलग कर देना है। सबसे पहली बात मैंने एक वर्ड यूज किया कि एक होता है भौतिक परिवर्तन। जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कंपाउंड्स के यौगिक के जो कंपोजिशंस होते हैं जिससे मिलकर के यौगिक बना होता है, जिस रेशियो में मिलकर बना होता है, वो बदलना नहीं चाहिए, वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे एक पेपर है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको अगर मैंने इस तरीके से मोड़ दिया तो ये हो गया इसका भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि इस पेपर जिससे मिलकर के बना हुआ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और जिस इसके ऊपर लगाए हुए प्रेशर को जब हमने हटा लिया फिर से ये अपनी पुनः उसी अवस्था में आ गया। आपने देखा जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया था, छोटा हो गया था इसका साइज, ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन इसी जगह पे अगर इस पेपर को हमने अगर जला दिया होता और ये जल गया होता तो एक पाउडर फॉर्म में नीचे बना होता, राख बना होता, आपने देखा होगा, आप जला के देखिएगा, आप जानते हैं इस चीज को, एक राख बनेगा, इसका मतलब वो केमिकल चेंज हो गया, केमिकल यानी रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओके, इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जब फिजिकल चेंज किया था तो इसका साइज में चेंज हुआ था, इसका शेप में चेंज हुआ था, लेकिन ये जिससे मिलकर के बना वो नहीं चेंज हुआ। लेकिन अगर इसी चीज को हमने जला दिया तो ये कार्बन में चेंज हो गया, नीचे जो आपका पाउडर बना हुआ या राख बना हुआ वो आपके इसका सिर्फ और सिर्फ कार्बन बचा रहेगा, इसीलिए वो क्या होगा, रासायनिक, क्योंकि उस कार्बन से फिर से आप ये नहीं बना सकते। लेकिन इसको आप सही करके इस तरीके से आप पेपर को फिर से उसी शेप में ला सकते हैं। ये वह बात है। जैसे दूध से दही का बनना, दही जब बन जाता है तो देखा होगा दूध और दही एक ही चीज है, लेकिन होता क्या है उसमें जरा सा चेंजिंग होता है। दूध में जो हमारा लैक्टोज शुगर पाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है जो फर्मेंटेशन के थ्रू उसको जो लैक्टोज होता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए दूध का दही में कन्वर्ट हो जाता है जो खाने में खट्टा लगता होगा, आपने देखा होगा। लेकिन अगर दही से आप चाहे दूध बना ले तो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक केमिकल चेंजेस हुआ है। अभी अगर आइस को फ्रीज से निकाल करके आप बाहर रख देंगे तो आप देखेंगे कि आइस धीरे 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 पिघलता चला जा रहा है। जब वो पिघलता चला जा रहा है तो उसका रूप बदलता है, उसका स्टेट बदलता है, अवस्थाएं बदलती है, लेकिन उसका कंपोजिशन नहीं बदलता है। जो आइस है उसका भी फार्मूला आपका H2O है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म जब आप आइस लिखते हैं तो आइस जब आप लिखते हैं तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, यानी किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन जब इसी चीज को आप हीट देते हैं यानी बाहर निकालते हैं और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करके ये फिर से आपका H2O में निकल जाता है, लेकिन ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। हमने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया, तभी आप देखे होंगे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में। ओके, फिर अगर इसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं और टेम्परेचर देते हैं तब भी ये H2O, और इस समय ये वेपर फॉर्म में होता है, जलवाष्प जिसे आप बोलते हैं, जल वाष्प फॉर्म में ये पाया जाता है। लेकिन इसका जो कंपोजिशन है जिससे मिल करके ये तीनों का तीनों बना हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, ये नहीं चेंज हो रहा, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। इसका मतलब ये सब परिवर्तन आपका क्या है, फिजिकल चेंजेस हुआ। कैसा हुआ, फिजिकल चेंजेस। ओके, ये बात समझने की कोशिश करिएगा, फिजिकल चेंजेस, क्लियर, यानी भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, क्लियर। अभी आप एक मोमबत्ती को लीजिए और मोमबत्ती को धीरे 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 उसको क्या करिए, जलता जाए जलता जाए जलता जाए, तो आपने देखा होगा नीचे कुछ आपको राख भी मिलेंगे, मोम पिघलता भी होगा, उसमें एक तो फिजिकल चेंज भी होता है, लेकिन कुछ आपके कार्बन जो बाहर की तरफ निकलता है
वो डिनोट करता है कि वो केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। इस तरीके से हमने भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन को समझा। रासायनिक परिवर्तन में किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन बदल जाता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कंपोजिशन नहीं बदलता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शंस होता है, वो रिएक्शंस जो आपने पहले देख रखा, वो रिएक्शंस क्या होते हैं, उसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है, जब केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें दो तरीके के दो पार्ट्स हमें दिखाई देते, दो भाग हमें दिखाई देते। एक भाग आपका होता है अभिकारक का और दूसरा भाग आपका होता है उत्पाद का होता है। आइए इन सब चीजों को इरेज करें और समझते हुए चले, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, इसके दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। और टू पार्ट्स में कौन सा होता है, एक आपका होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट। ओके, एक एग्जांपल दे करके समझते हैं। एक मैग्नीशियम का एक रिबन ले लीजिए और मैग्नीशियम का रिबन लीजिए इस तरीके से, और मैग्नीशियम के रिबन को लेकर के जला दीजिए। जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए। ये इसके साथ में जब जलेगा तो मैग्नीशियम के रिबन को बहुत अच्छे से साफ करके जब आप बर्नर के ऊपर पकड़ेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे वो जल करके खत्म हो रहा है और नीचे आपके राख के तरीके से मिल रहा है। वो जो राख आपका होता है वो होता है लास्ट में जो चीज आपने फाइंड किया, मिला आपको जो चीज, वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फार्मूला MgO होता है। वही राख है जिसका फार्मूला क्या होता है आपका MgO होता है। ये हुआ आपका उत्पाद। क्या हुआ, उत्पाद, जिसे आप हिंदी में उत्पाद लिखेंगे। ये दोनों आपके क्या हुए, रिएक्टेंट्स। क्या हुए, रिएक्टेंट्स, जिसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, यानी ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ आपका उत्पाद। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके दो भाग होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं और ये दो पार्ट्स होते हैं इसके। एक आपका अभिकारक भाग होता है और दूसरा भाग आपका कौन सा होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक ही अभिक्रिया करके एक दूसरे के साथ में फाइनल कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें देता है, वही हमारा उत्पाद कहलाता है। और अभिकारक और उत्पाद को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में एक एरो देते हैं, इज इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, केमिस्ट्री की भाषा में एक एरो का सिंबल बना देते हैं। यानी रिएक्टेंट का जो एरो का जो टेल पार्ट होता है, पिछला हिस्सा होता है, वो अभिकारक को शो करता है और जो सिरा होता है वो उत्पाद को शो करता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। दूसरा चीज, अगर एक से अधिक अभिकारक एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करता है तो उसके बीच में प्लस लगा करके हम उसको अलग करते। छोटी छोटी बातें बता रहे, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर एनसीईआरटी की जो बुक है वो ऐसे ही डिस्क्राइब करता हुआ चला गया ताकि आपको कोई भी चीज़ अधूरा न रहे, किसी चीज़ के बारे में आप अननोन न रहे, आपको जानकारी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटी छोटी बात बता, क्योंकि आगे आपको इसी तरह रिएक्शंस मिलते जाके, बातों को फोकस करिएगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका इन दोनों ने, एक रिएक्ट अभिकारक ये है, दूसरा ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, तब जाकर के हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने का तरीका बताएंगे। तो ये हुआ आपका अभिकारक, इनके बीच में प्लस लगा करके हम इसको अलग करेंगे। अगर कोई उत्पाद एक से अधिक बन जाता है तब भी उत्पादों के बीच में हम प्लस का सिंबल लगा करके सबको अलग कर देते हैं। क्लियर? ये जो वर्ड आपने लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हिंदी में मैग्नीशियम या इंग्लिश में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, आपको पता है। ऑक्सीजन लिखिए या ऑक्सीजन का सिंबल बनाइए, जैसे आपने लिखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ओके, और प्लस आपने लिखा ऑक्सीजन और गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो आपने प्रदर्शित किया, जिस सिंबल के थ्रू प्रदर्शित किया, ये भी एक टॉपिक को डिनोट करता है, इक्वेशंस को डिनोट करता है, यानी केमिकल इक्वेशन या आपका रासायनिक समीकरण। क्या बोल सकते हैं इसको? रासायनिक समीकरण। यही आपका क्या है? केमिकल
इक्वेशंस। ओके, आई थिंक सबके समझ में आ रहा होगा। चीज़ें बहुत केयरफुली पढ़ने की कोशिश करिएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इसी से हमें सीखना है। जब छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में फिट रहेगा तो जब आप आगे की तरफ जाएंगे, आगे यानी क्लास में जब आगे और 2-4 दिन 10 दिन आगे पढ़ेंगे तो जब जो भी वर्ड निकलेगा तो आप तुरंत कैप्चर कर लेंगे, और जब तुरंत कैप्चर करेंगे वैसे ही आप धीरे धीरे सब कुछ जानते हुए चले जाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी छोटी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना। ये नहीं सोचना अरे ये सब तो मैंने 9th में पढ़ लिया, ये सब कुछ नहीं सोचना। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़े और एक प्रोसेस के थ्रू पढ़ते हुए चल रहे, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हुए चल रहे, तभी जाकर के आपका पढ़ना सफल होगा। तभी आप हर चीज़ को माइंड में फिट आपका हो सकता है, रह सकता है, कोई इधर उधर जाएगा नहीं। इस तरीके से हमने क्या देखा, केमिकल इक्वेशंस। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया के 2 पार्ट्स होते हैं, और जिस चीज से, जिस सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, समीकरण के नाम से जान सकते हैं। इक्वेशन का मतलब समीकरण। क्लियर? आई थिंक ये चीज हो गया। ठीक है, इंग्लिश राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे से मात्रा वगैरह गलत हो सकती है, मैं पहले से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को हमेशा फोकस करिएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब फिर से मैं एक बार आपको कहना चाहूँगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा, लेकिन इससे हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ मतलब है कि जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, उससे मतलब है। केमिकल इक्वेशंस की जब बात करते हैं तो केमिकल इक्वेशंस को जितना इजी तरीके से लिख सके, तो इजी तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उसका जो सिंबल है, जिससे जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया, उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम के जगह पे आपने लिख दिया यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन के जगह पे आपने ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है तो हमेशा इसी फॉर्म में रहता है, तो आपने O2 के फॉर्म में दिखा। ये दोनों मिल करके आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, जिसको MgO के फॉर्म में आपने दिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशंस है, और इस सिंपल रिप्रेजेंटेशंस जितना सिंपल बना सके, लेकिन सिंपल रिप्रेजेंटेशंस बनाने जब आप बनाते हैं, एलिमेंट्स को रख लिया, तो सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, क्या रिएक्शन हमारा बैलेंस है, संतुलित है कि नहीं है। ये जो रिएक्शंस आपने लिखा, इसको हम शब्द समीकरण भी बोलते हैं एक वर्ड में, इसको हम स्केलेटन भी बोलते हैं, कंकाल भी बोलते हैं। कंकाल का मतलब एक आपने कंकाल तैयार कर दिया रिएक्शंस का, एलिमेंट्स को जिस नाम से लिया गया उसी, जैसा आपने बोला जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्शंस करने के बाद जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक, अब आपने उसको रिप्रेजेंट किया, जिंक लिखा प्लस कॉपर सल्फेट लिखा, गिब्स आउट। मैं लिख करके आपको बताता हूं। ओके, जैसे हमने कहा जब जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक को आपने दिखाया, ओके, और जिंक का रिएक्शन किससे किया, कॉपर सल्फेट, ओके, और इक्वल टू के बाद आपका क्या बना, अगर यहाँ जगह नहीं होंगे हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर बनेंगे, ये आता है। आपने लिखा, हिंदी में भी लिख सकते जिंक जैसा भी आप लिखने, लेकिन कोशिश करिएगा हमेशा ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा, आगे चल के बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब जिंक का हमने सिंबल दिखा दिया, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 आपने दिखा दिया, गिब्स आउट, जिंक सल्फेट बन रहा है तो ZnSO4 आपने लिख लिया, और प्लस कॉपर आपने ऐसे लिखा। लेकिन इस रिएक्शन में ये आपका स्केलेटन है, और अगर ये रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित है, तो ये संतुलित समीकरण भी है। लेकिन संतुलित समीकरण तभी माना जाता है जब नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन राइट हैंड साइड। जो आपका अभिकारक होता है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, और ये आपका राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष। इस बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा बराबर बराबर होने चाहिए, तभी वो संतुलित समीकरण। लेकिन उसमें और भी छोटी सी त्रुटियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जिस फॉर्म में होता है, जिस अवस्था में होता है, उस अवस्था को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई चीज जलीय है
जलीय होता है तो जिसको हम लिखते हैं एक्वा, ए क्यू, क्या लिखते हैं, एक्वा लिखते हैं। अगर कोई जल ही है यानी लिक्विड स्टेट में बिलियन है, समझ पा रहे हैं, तो बिलियन, अगर बिलियन है तो उसको हम लिक्विड लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिख देंगे, लिक्विड स्टेट लिख देंगे। अगर कोई ठोस अवस्था में है तो उसके लिए सॉलिड एस सिंबल लिख देंगे। अगर कोई आपके पास गैस है तो उसके लिए जी लिख देंगे, तभी जाकर के वो कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आपके जो जिंक है वो जिंक आपका सॉलिड होता है, तो इसके लिए हम इसकी ब्रैकेट में बगल में क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे साइड में। कॉपर सल्फेट, चूंकि इसका एक सोल्यूशन आपने बनाया लेकिन पानी में बिना घोले तो सोल्यूशन बना नहीं, इसलिए इसको ए क्यू लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे साइड में। इसके बाद फिर जब ये चीज आपका बना तो एक सोल्यूशन तैयार हो गया, तो इसको ए क्यू लिखेंगे और कॉपर आपका सॉलिड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है और हम देखेंगे कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स हमारा सेम है कि नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। क्लियर, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो आगे हम पढ़ते हैं। आगे एक रिएक्शंस और देते हैं जो बैलेंस करने के लिए कोशिश करते हैं, जिसे संतुलित समीकरण आपको बनाना, संतुलित समीकरण कैसे बनाना इस बात को समझना होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर हम देखते हैं इस रिएक्शंस को मिटाते और हम देखते जब हम आयरन का रिएक्शंस करा देते हैं, इसका रिएक्शंस आयरन, आयरन का मतलब लोहे को पानी के साथ में अगर हम रिएक्शंस करा देते हैं तो वो आपका जंग लगना तय होता है, जो Fe3O4 का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट करता है। जैसे आयरन हुआ Fe और इसका वाटर के साथ में अगर आपने रिएक्शंस किया तो ये बना देता है Fe3O4 प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ रहा होगा तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये कैसे है। अब देखिए ये जो कंडीशंस हमारे पास है यहाँ पे ये बैलेंस है कि नहीं है, तो हम पाएंगे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है क्या उतना ही इधर है, अगर नहीं है तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे इस बात को समझिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी आपके पास अदर एलिमेंट्स है वो कितने एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस बात को देखिए और उसको बैलेंस करिए। और ये होता है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में गेस करके, हम गेस करने का मतलब एक इसमें गलत भी हो सकता है, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है फिर सही भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार लिख दिए तो लिख दिया, ऐसा नहीं, हम सही भी कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड आइए समझने की कोशिश करें। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो बच्चा आपके पास आयरन, आयरन आपके पास कितने 3 एटम्स है इधर और इधर कितने 1, तो क्या करिए इधर 3 से मल्टीपल कर दीजिए। ओके, हमेशा आगे मल्टीपल करेंगे, ये बात ध्यान हो, क्योंकि जो फार्मूला बन गया वो बन गया, उसके बेस पे कुछ नहीं लिखेंगे, हमेशा फ्रंट साइड में आप नंबर लिख करके आप उसको बैलेंस करेंगे। 3 एटम्स इधर शो कर रहा है तो इधर भी आपके 3 हो गए। क्लियर, दूसरा अब बचता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो इसको 4 से मल्टीपल कर दिए तो 4 से इसको इंटीग्रेट, 4 1 जा 4 और ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 से और इस 2 से मल्टीपल करेंगे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गया आपके पास इधर, और इधर कितने हैं 2 है, तो 2 की टेबल रीड करिए, 2 4 जा 8, इसको 4 से मल्टीपल कर दिए, 2 4 जा 8, इस तरीके से ये आपके बैलेंस करिए। क्लियर, ये होता है आपका, ये आपका लिक्विड स्टेट है, ये बात सबको पता है, ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है और ये आपका गैसियस स्टेट में, और इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। कैसा हो गया, बैलेंस इक्वेशन, यानी इसको क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ रही है, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अगर संतुलित समीकरण अगर हमें समझ में आ जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। हमेशा याद रखें संतुलित समीकरण लिखने के लिए पूरा कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा, इससे पहले स्केलेटन के नाम से जाना था। कोई भी रिएक्शंस दे दिया जाएगा, आप लोगों को होमवर्क में भी ऐसे चीज़ दे दिया जाएगा और पढ़ाई करिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ये हमारा संतुलित रिएक्शन होना ही चाहिए, बैलेंस इक्वेशन होना ही चाहिए। ओके, हमेशा समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले सेशन में देखते हैं, अगले टर्म पे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है।
इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट तो हमें पता ही है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने, रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स के होते हैं, इसके आई थिंक ये चीज़ समझ में आ रहा है, इसके बारे में स्टडी करेगा। ओके, थैंक यू।